Last class we have already discussed the initial concept about the biotechnology और बायोटेक्नोलॉजी में इनिशियली ये देख लिया कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं पूरे सिनेरियो को, डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं, ये हमने देखा और किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है किसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जब हम ये जान चुके हैं तब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने पहले ही ये कहा कि दो तरीके के इसके स्कोप हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो स्मॉलर स्केल स्कोप है, दूसरा है लार्जर। तो जो लार्जर है हमको उसकी बात करनी, क्योंकि दूध से दही जमाना इस तरीके की प्रोसेस करना, ऑल्दो दे कम्स अंडर द लाइटर स्कोप ऑफ द बायोलॉजी, बट जो हमारा मेन एम है कि हम डीएनए में चेंजेस लाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करें और स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड करें प्रोसेस के लिए, उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जहां तक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, तो जब हम जीएमओ की बात करते हैं तो जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हमको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है कि हमको करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन में कह रहा हूं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन करें। क्या करें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड या कैरेक्टर। मीन्स ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या डीएनए है जिनको हम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, जब हम ये कर लेंगे कि भाई ये कैरेक्टर जो है या ये स्ट्रक्चर जो है मुझे इस ऑर्गेनिज्म में चाहिए जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो वंस वी आइडेंटिफाई, हमारा सेकेंड स्टेप होगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, जब हमने एक बार डिजायर्ड डीएनए स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कैरेक्टर हमको इस ऑर्गेनिज्म में चाहिए, तो जिस ऑर्गेनिज्म में चाहिए उस रिसिपेंट में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, हमको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कराना होगा। एक बार हमने आइडेंटिफिकेशन के बाद इंट्रोडक्शन कर लिया तो तीसरा जो स्टेप आता है मेंटेनेंस ऑफ इनहेरिटेड डीएनए। मेंटेनेंस ऑफ इनहेरिटेड डीएनए मतलब जो हमने ये डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में मेंटेन करना, डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। और केवल ये डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म का पार्ट ना बने, होस्ट ऑर्गेनिज्म में केवल इंट्रोड्यूस बस ना हो, मेंटेन भरना हो, प्लस उसके साथ साथ एक और काम करे, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, होस्ट ऑर्गेनिज्म में मेंटेन रहे एंड ट्रांसफर इट्स डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जब ये अपने प्रोजेनी को पास करेगा तभी तो ये डीएनए उसका पार्ट कहलाएगा, और यदि अपने प्रोजेनी को पास नहीं कर पाता तो जो हमने ये जो फॉरेन पार्टिकल या डीएनए लाया है, जो कैरेक्टर हम चाह रहे थे, वो इस होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कैरेक्टर फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा कैरेक्टर हमें इस ऑर्गेनिज्म में चाहिए। दूसरा, उस कैरेक्टर को, उस डीएनए सेगमेंट को हमें कट करके इंट्रोड्यूस कराना होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और एक बार यदि होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हो गया, वो उसके जीनोम का पार्ट हो गया, तो फिर हमें ये देखना होता है कि केवल जीनोम का पार्ट बस ना हो बल्कि नेक्स्ट प्रोजेनी में वो डीएनए सेगमेंट ट्रांसफर भी हो। तो जब वो ट्रांसफर होगा तभी ये डीएनए सेगमेंट क्या करेगा, अपने कैरेक्टर शो कर पाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि एक जनरेशन के लिए यदि आप डीएनए डालकर कोई काम करेंगे तो स्वाभाविक है उसकी भी प्रोजेनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये भी हमको दिमाग में रखना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप
टेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या एंजाइम्स हो, सो आपको कुछ चीजों की बहुत अत्यावश्यक जरूरत पड़ेगी, या यूं कहिए कि उनके बिना आप बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीजें। तो जब मैं बात करता हूं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो जब भी टूल्स की यदि बात करें या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसकी बात करें, तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट नाम आता है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैंने पहले ही लास्ट क्लास में भी कहा कि इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसिस भी कहते हैं। ये नाम डिपेंड करता है ऑन द बेसिस, नाम अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका काम क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, कि ये डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में। इसके बारे में आगे हम और अच्छे से अभी पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन दूसरा क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, किसी एक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करेगा। तो जो प्रोडक्ट एक सिंगल डीएनए सेगमेंट से निकलता है, यदि उसकी मल्टीपल कॉपी बन गई तो वो जितनी कॉपी बनेगी वो सब वही प्रोडक्ट बनाएंगी। तो एक तरीके से कमर्शियल प्रोडक्शन में ये पॉलीमरेज एंजाइम हमको बहुत काम करने वाला है। तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है लाइगेज। हालांकि लाइगेज मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि लाइगेज किन्हीं दो सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो जब आप एक डिजायर डीएनए कट करके लाएंगे और उसको कहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिए, तो उसके लिए ये लाइगेज एंजाइम हमारे काम आता है। तो पहला हो गया क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा क्या हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम, और तीसरा क्या हो गया, लाइगेज या ज्वाइनिंग, जो कि ज्वाइनिंग का काम करेगा किसको, डीएनए सेगमेंट। इसके अलावा चौथा होता है क्या, वेक्टर्स। इनको भी नहीं भूलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स ही वो स्ट्रक्चर है या वो कंपोनेंट है जो इस डीएनए को, जो हमने आइडेंटिफाई किया था किसी ऑर्गेनिज्म में कि ये कैरेक्टर वाला डीएनए हमको चाहिए, इस डीएनए को लेकर और होस्ट ऑर्गेनिज्म तक लेकर आना और होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने आने का काम किसका होता है, वेक्टर का। तो बिना वेक्टर के भी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कह सकते हो क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत जरूरी है। आप पूरी प्रोसेस करिए, लेकिन यदि आपके पास होस्ट ही नहीं है जिसमें ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ये 4-5 एक्चुअली में टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, या यूं कहिए कि इनके थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। क्योंकि पांचों के पांचों एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम एक 1 बाय 1 एक के बारे में बात करेंगे। और आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। देखिए आपने 2-4 वर्ड सुने हैं, एक तो बैक्टीरियोफेज सुना है, मुझे नहीं, बैक्टीरियोफेज आपने बहुत अच्छे से सुना है। तो बैक्टीरियोफेज के कॉन्सेप्ट में क्या है, ऐसे वायरस अटैक्स ऑन बैक्टीरिया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। दरअसल आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 1963 के आसपास की घटना है, जब हमको कुछ ऐसे एंजाइम्स मिले दोज हु कैन रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करते थे, उनकी ग्रोथ रुक गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई बिकॉज ऑफ फ्रॉम एंजाइम। दरअसल ये जो एंजाइम थे, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ रोक दी, किसमें, इकोलाई में। जब ये काम हुआ तो ये देखा गया कि ये कौन सी एंजाइम है। तो ये 2 तरीके के एंजाइम थे जो देखने को मिले थे। एक वन that add methyl group Indian
तो एक तो ऐसा था जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था डीएनए में, दूसरा एक था कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोर्शन, और दूसरा ऐसा था जो डीएनए को ही काट देता था। कैसे? किसमें? एक स्पेसिफिक पोर्शन में काट देता था, एक स्पेसिफिक जगह पे काट दिया। क्योंकि ये दो तरीके के एंजाइम थे, एक का काम क्या था, ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काट देता था स्पेसिफिक सीक्वेंस में, या फिर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता था, जिसके कारण ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती थी। और बाद में ये जो रेस्ट्रिक्ट करने वाले एंजाइम थे, किसी की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे बाय आइदर बाय एडिंग द मिथाइल ग्रुप और बाय कटिंग द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इनके कारण ही इन एंजाइम्स का नाम क्या पड़ा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते थे, रोकने का काम करते थे, इसलिए इनको हमने क्या कहा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा। हालांकि बाद में यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप बायोलॉजिकल सीजर के नाम पे, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम पे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस के नाम पे जानते हैं। लेकिन इनिशियली चूंकि इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई में ग्रो होने के लिए, तो कैसे किया था? आइदर एडिंग मिथाइल ग्रुप ऑन इन द डीएनए, ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, या उस डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस में काट दिया। इन दो कंडीशन से इन्होंने जो है तो क्या नाम, बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के ऊपर ग्रो नहीं होने दिया, और इसीलिए इनका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो कितनी बात समझ में आ गई होगी? जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया, उसका नाम था हिंद2। दरअसल ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या करता है? ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पे कट करता है, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, या आप इसको कह सकते हैं कि ये रिकॉग्निशन की साइट के साथ साथ एक और वर्ड हो सकता है सीक्वेंस साइट। क्या करिए? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वहीं पर कट करता है। दरअसल देखा ये गया कि हिंद2 जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर का बना हुआ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है GAATTC। ये वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के चारों तरफ वो क्या करता है? कट करने की कोशिश। यानी एक साइड में GAATTC होगा, दूसरी साइड में CTTAAG, ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक्चुअली में इसी सीक्वेंस पे हिंद2 जो है तो सब दिन कट करता था, और इसीलिए हमने माना कि ये जो इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसी को हमने क्या कहा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी डीएनए में जैसे ही डाला जाएगा, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पूरे के पूरे डीएनए को रीड करेगा और अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढेगा। जहां पर उसे उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा, वहीं पर वो कट करेगा, वहीं पर वो काटेगा, और डीएनए को कहीं नहीं काटेगा। यही स्पेसिफिसिटी कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को रीड करके काटने की जो स्पेसिफिसिटी है, इसी कारण रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी एंजाइम थे उनका कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी, उनका एक पीएच हुआ करता था जिसपे वो काम करते थे। लेकिन जो डीएनए सीक्वेंस है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज है, उसमें किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करने की जो काबिलियत है, वो केवल किसमें थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे हमने हिंद2 के साथ देखा कि ये 6 बेस पेयर वाले एरिया पे ही वो कट मारे, मतलब ये जब कहीं पे मिलेगा डीएनए में, वहीं पर वो कट करेगा, और पूरी कहीं और किसी दूसरे पार्ट में डीएनए को कट नहीं करेगा। तो ये तो हुई बात किसकी? रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की। इज इट क्लियर? अब हिंद2 के अलावा, डिसाइड हिंद2, यदि मैं बात करूं तो हमारे पास तकरीबन 900 के आसपास
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन है, और ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 240 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से डिस्कवर की, यानी 240 बैक्टीरिया से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए हैं 900। और ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए, आज भी नए नए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जाते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन से। अब बात आती है कि सर ये हिंदू नाम कैसे दे आर्यभट्ट, तो इसका एक नॉमेनक्लेचर है कि हम एक बना कर रखते हैं कि कब किस तरीके से इनके नाम रखे जाएंगे, वो देख लेते हैं। देखिए सिंपलेस्ट वे में नॉमेनक्लेचर समझिए किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। देखिए जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, सपोज करो एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, आर्यभट्ट एस्चेरिचिया कोलाई है, ये बैक्टीरिया का नाम है। अब दरअसल जब इससे कोई स्ट्रेन निकाला जाता है तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका नाम है EcoRI, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। कैसे ऑब्टेन हुआ है, एस्चेरिचिया कोलाई से। दरअसल ये जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर came from first letter of genus, next जो 2 लेटर हैं, सेकेंड एंड थर्ड लेटर फ्रॉम स्पेसीज। तो एस्चेरिचिया का ई आया, CO कोलाई का CO आया, उसके बाद जो R है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। आपने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा हुआ है, रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, तो वो कैसा स्ट्रेन है उस हिसाब से उसको हम स्ट्रेन देते हैं। यहाँ पे रफ स्ट्रेन वाला है तो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। आई नहीं है एक्चुअली में रोमन लेटर है, रोमन न्यूमेरिक लेटर। आई में 1 है एक्चुअली में, जैसे हम ऐसा लिखते हैं ना 1 2 5 6, ये इस तरीके का रोमन लेटर है, आई नहीं है। तो EcoR1 है एक्चुअली में। रोमन न्यूमेरिक लेटर इंडिकेट करता है अबाउट डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम दैट स्ट्रेन। मतलब इस स्ट्रेन से ये कौन से नंबर का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ऑब्टेन हुआ है। मान लीजिए EcoR5 लिखूं मैं, इसका मतलब है एस्चेरिचिया कोलाई का ये 5वें नंबर का एंजाइम है जो ऑब्टेन हुआ है। क्योंकि यहाँ लिखा है EcoR1 या I, इसका मतलब है कि ये एस्चेरिचिया कोलाई का पहला एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ऑब्टेन किया गया। तो होप आपको नॉमेनक्लेचर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एस्चेरिचिया कोलाई RI से हमने जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला था वो EcoRI, और मैंने आपको बता दिया उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। फर्स्ट लेटर जीनस का, दूसरे 2 लेटर स्पेसीज से लिए जाते हैं, तीसरा जो स्टेप आता है उसमें आप उसका स्ट्रेन देखते हैं, और चौथे में आप उसका नंबरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन की कौन सा वाला है आप देखते हैं, वो देखते हैं। तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एक लार्जर ग्रुप से अपने आप को रिलेट करते हैं, और वो लार्जर ग्रुप कौन सा है। जब आप एंजाइम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियसेस एक एंजाइम का ग्रुप है जिससे ये रिलेट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू द लार्जर ग्रुप दैट इज नॉन न्यूक्लियसेस। और न्यूक्लियसेस की यदि मैं बात करूं तो 2 तरीके के न्यूक्लियसेस हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड इंडोन्यूक्लियसेस।
देखिए यहाँ न्यूक्लियस का मतलब डीएनए आरएनए से, न्यूक्लिक एसिड से है। सो एक्सो न्यूक्लियस नाम से क्या है, एक्सो मींस बाहरी, आउटसाइड, इंडो मींस इनसाइड, अंदर। तो जब कभी भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम एक्सो न्यूक्लियस कहते हैं, व्हेन दे कट डीएनए एट कॉर्नर्स। तो एक्सो मीन्स साइड साइड में, एक्सो मीन्स साइड साइड में। तो जो रिमेन आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, एंड ऑफ द डीएनए, या जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो जब इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे कट लगाना हो तब हम कैसे एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिमेन्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, तो उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियोसिस। इंडोन्यूक्लियोसिस ये बीच में, जहां कहीं पे भी डीएनए का हो सीक्वेंस, वहां बीच में करते हैं। कट डीएनए बी एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, इसको इस पोर्शन पे कट करने की प्रोसेस यदि की जानी है स्पेसिफिक सीक्वेंस को लेकर, तब ये कहलाता है क्या, इंडोन्यूक्लियोसिस। इज इट क्लियर? अब चाहे वो एक्सोन्यूक्लियोसिस हो या इंडोन्यूक्लियोसिस हो, है तो दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक्सोन्यूक्लियोसिस में भी क्या करेगा, ये कट करेगा डीएनए को कॉर्नर्स पे या एंड पे, या रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड बेसेस को। यहां पर भी वो कट करेगा डीएनए को बिटवीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी डीएनए को कट करेगा उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढते हुए। और ये साइड पे नहीं करता है, एंड पे नहीं करता, बल्कि बीच में कहीं किसी भी पोर्शन पे जहां पर का वो स्पेसिफिक सीक्वेंस उसको मिलता है वहां पर वो कट करता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसके अलावा जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सबसे पहले पूरे के पूरे डीएनए को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए, अब आपने कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ा तो ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं आते साथ कट लगाना, वो पूरे डीएनए को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और देखेगा कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां है। आपको मैंने बताया था कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना खुद का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। हिंद 2 का यदि GAATTC है तो ये मानकर चलिए किसी और दूसरे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस का ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं होगा जिससे वो कट कर रहा हो। तो एक ये भी बड़ी खासियत है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसपे वो कट करते हैं और कोई दूसरा उस सीक्वेंस पे कट नहीं करता। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी यूज किए जाते हैं तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को काटने के लिए किया जाता है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होस्ट ऑर्गेनिज्म में भी कट लगाने के लिए किया जाता है, ताकि दोनों के कट कैसे हों, एक जैसे, ताकि आसानी से फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को यहां लाके जोड़ा जा सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, ढूंढेगा, और जहां जहां उसको अपना वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां वो काटता हुआ चला कट लगा। चाहे 200 पीस बने, चाहे 5 पीस बचे, चाहे 1 पीस बने, और यदि नहीं मिला एक भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो कहीं कट नहीं लगा। तो इस तरीके से वो कट लगाना शुरू कर देता है। किसके केस में, एक्सोन्यूक्लियोसिस हो या इंडोन्यूक्लियोसिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सोन्यूक्लियोसिस क्या करेगा, साइड में कट लगाएगा, इंडोन्यूक्लियोसिस बीच में कट लगाएगा, इतने अंतर है दोनों क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पूरा टैली करने के बाद जहां जहां उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां कट लगा देगा। अब ये कट लग जाने के बाद पर बात आती है कि जो कट लगते हैं वो भी कट कहीं पर नहीं लगते, ज्यादातर कट ऐसी जगहों पर लगते हैं जहां पर ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है ये ज्यादातर पैलियंड्रोम होता है, या इनको कहते हैं पैलियंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। क्या कहते हैं, पैलियंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो क्या होता है वो थोड़ा देख लो। अब ये जो पैलियंड्रोमिक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसकी भी मैं बात करूं तो हर एक रेस्ट्रिक्शन इन इंटरन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह लीजिए, इंटरन्यूक्लियस कह लीजिए, ठीक, ये हर एक रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब बात आती है पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है कि लेटर और वर्ड can be read from both sides. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड वेदर टू रीड फ्रॉम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उदाहरण के तौर पर मलयालम, तो चाहे आप ऐसा पढ़िए तब भी मलयालम पढ़ेंगे आप, और यदि आप उर्दू को ऐसा पढ़ने लगे तब भी क्या पढ़ेंगे, मलयालम ही पढ़ेंगे। आरी बात समझ? तो चूंकि आप यही इसी तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। आपके पास ढेर सारे ऐसे वर्ड होंगे जहां पर इनके सीक्वेंस एक जैसे होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं किसको, हिंदू को। हिंदू का क्या है, जी ए टी टी सी, और आप उसका दूसरा वाला सीक्वेंस पढ़ें, वो क्या है, जी ए टी टी सी। तो आप ऐसा पढ़िए तब भी वही सीक्वेंस, और ऐसा पढ़िए तब भी वही सीक्वेंस। क्लियर हो रही है मेरी बात? इस तरीके के, क्योंकि डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो बेस पेयर होते हैं, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं, जहां पर आप चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ लीजिए, आपको एक ही चीज मिलेगी। या दूसरे शब्दों में कहिए कि 3 डैश 5 डैश जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, जी ए टी टी सी, और जब आप इधर से 3 डैश 5 डैश देखेंगे तब आपको मिलेगा जी ए टी टी सी। तो चाहे आप 3 to 5 पढ़ लीजिए या 5, मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़िए, आपको जो है तो क्या मिलेगा, एक ही तरीके के सीक्वेंस दिखाई देंगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। और यहीं से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढेगा और फिर वहां पर कट लगाने की कोशिश करेगा। अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट की बात है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये एक्चुअली में 2 तरीके के कट लगाता है। एक को बोलते हैं स्टिकी कट, दूसरा कहलाता है ब्लंट कट। नॉर्मली जो स्टिकी कट होते हैं वो तब बनते हैं when जैसे ही मिडिल से हटके थोड़ा सा कट लगता है, स्टिकी कैट बनते हैं। मैं उदाहरण दिखा देता हूं आपको, जी ए टी टी सी है मान लीजिए, और यहाँ सी टी टी ए जी है। यदि मैं यहां पर कट लगाऊं या यहां पर कट लगाऊं तो क्या होगा, ये ऐसे कटेगा और ये फिर ऐसे कटेगा। यानी जो मुझे सीक्वेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मेरी बात शायद अब समझ में आ रही होगी।
मैंने क्या किया है, मैंने यहां से काटा है और ऐसे काटा है। मींस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस जितना छोड़कर काट रहे हैं, यहां पर भी वो उसी तरीके से काटेगा। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताया है कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो आप देखें तो यहाँ पर ये एक स्टिकी एंड बन गया और यहाँ पर ये एक स्टिकी एंड बन गया। हालांकि यहीं पे कट किया है हमने। अब जो हमारा फॉरेन पार्टिकल आएगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमको अटैच करना होगा, उसका जो सेगमेंटेशन होगा वो ऐसा होगा कि कुछ वो इस तरीके का होगा। यहां पर उसके ए होगा, यहां पर उसके टी होगा, यहां पर जो भी सीक्वेंस होना होगा रहेगा, यहां पर आएगा तो वो क्या होगा, टी होगा और ए होगा। तो अब आप कल्पना कीजिए कि ये सेट आसानी से आकर यहां पर बैठ जाएगा, क्योंकि इस टी और ए के साथ ये ए और टी कंबाइन हो जाएंगे और इस टी ए के साथ ये ए और टी कंबाइन हो जाएंगे। तो ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इस वाले डीएनए सेगमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सही तरीके से सेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, स्टिकी कट। यानी जो ये एंड बनते हैं, ये जो दो दो न्यूक्लियोटाइड बाहर की तरफ निकले हैं, इन्हीं को स्टिकी एंड कहा है। आने मेरी बात, जहां तक रही बात ब्लंट कट की मैं बात करूं, तो ब्लंट कट में क्या होगा कि जो सर्कुलर डीएनए होते हैं, खासकर सर्कुलर डीएनए में कई बार ब्लंट कट लगता है। ब्लंट कट लगने का मतलब सीधे सीधे इतना पोर्शन कट के अलग हो गया। हाँ, यहाँ के जो ये कट होते हैं और इसी तरीके से जो फॉरेन पार्टिकल भी आता है जिसको जोड़ना होता है, वो भी इसी तरीके का होता है, उसका भी कोई स्टिकी एंड नहीं होते, तो वो डायरेक्ट आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जब कोई स्टिकी एंड नहीं बनता, डायरेक्ट काट दिया जाता है दोनों सेगमेंट को, तब वो कहलाता है ब्लंट कट। और जब इस तरीके के फ्लैप निकले रहते हैं बाहर की तरफ, एक स्ट्रैंड बाहर की तरफ निकला होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्टिकी एंड। इज इट क्लियर? तो दो तरीके का कट लगाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्टिकी कट या ब्लंट कट। अब जो स्टिकी कट और ब्लंट कट है, वो यदि आप चाहें तो आपके बुक में बड़े अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है, और फिगर 11.1 और फिगर 11.2। तो यदि आप 11.1 देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टिकी कट, और यदि आप 11.2 देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, ब्लंट कट। जहां पर एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को एक होस्ट सेल में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। तो एक बार उस डायग्राम को रिफर कीजिए एज ए होमवर्क, कि आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको स्टिकी और ब्लंट कट समझ में आता है। इफ देयर इज एनी डाउट आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो उम्मीद है कि आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में पता चल गया होगा। अब ये जो हम कट लगा रहे हैं, इससे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इनको कैसे आइसोलेट करना है, फिर इनको कैसे डीएनए में या होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हम कैसे करते हैं वो देखने की कोशिश करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।